नमस्कार, जय हिंद। उम्मीद है आप सब स्वस्थ, व्यस्त और मस्त होंगे। आज की क्लास और या आज का वीडियो मैं सिर्फ उन लोगों के लिए बना रहा हूं जिन बच्चों में जुनून है, हौसला है और हर कीमत पर वो बिहार में एसडीओ या डीएसपी या बीडीओ सीओ बनना चाहते हैं। उनमें मेहनत करने का जुनून है, जज्बा है। केवल उनको इतना चाहिए कि बस कोई मार्गदर्शन कर दे, केवल ये बता दे कि क्या पढ़ना है और कितनी बार पढ़ना है, तो बाकी काम मैं कर लूँगा। तो याद रखिएगा, ये वीडियो मैं उनके लिए नहीं बना रहा हूँ जो सोच रहे हैं कि कोई हमें बैठे बैठे एसडीओ या डीएसपी बना दे। ये वीडियो सिर्फ उन लोगों के लिए है जो कंफ्यूज रहते हैं कि क्या पढ़ें, कितना पढ़ें और कैसे पढ़ें कि मेरा बीपीएससी पीटी निकल जाए। ये वीडियो उन जुनूनी लोगों को समर्पित है जो मेहनत करने से पीछे नहीं हटते हैं, केवल वो रास्ते की तलाश कर रहे हैं। तो दोस्तों, आज मैं स्पेशली ये वीडियो उन लोगों की मदद से बना रहा हूं जिन्होंने अभी 68वीं बीपीएससी पास की है, जिन्होंने अभी मेंस दिया हुआ है। तो मैंने ऐसे लोगों से संपर्क किया जो मेरे करंट स्टूडेंट्स हैं कि तुम्हें एग्जैक्टली बताओ, क्योंकि अभी करंट जो चल रहा है बीपीएससी में, जो अभी अभी बीपीएससी पास किए हैं, उन्होंने आखिर क्या किया है और कैसे किया है कि उनका बीपीएससी निकला है। तो उन लोगों से मैंने कंसल्ट किया, उनकी राय को जाना, अपने अनुभव को उसमें समाहित किया और उसके आधार पर ये वीडियो बना रहा हूँ आप लोग को। देखिए, आज का हेडिंग ही यही है, बीपीएससी प्रीलिम्स कौन सी पुस्तक कितनी बार पढ़ें ताकि आपका बीपीएससी पीटी किसी भी हालत में ना रुके। तो उम्मीद है आप लोग से निवेदन है कि ये वीडियो देखने से पहले यहीं पे पॉज कीजिए, एक साफ सुथरी कॉपी कलम लेके बैठिएगा, ठीक है, ताकि आपको बार बार देखने की जरूरत ना पड़े। तो ये वीडियो देखने से पहले यहीं पे इसको पॉज करके पहले कॉपी कलम ले लीजिए और फिर इस वीडियो को शुरू कीजिए, ताकि आप इसको नोट करके कागज को चिपका दीजिएगा अपने किसी दीवार पे या टेबल के सामने, ताकि आप ये जान सकें या अपनी खुद मॉनिटर कर सकें कि आप पूरे इस जो स्ट्रेटजी है उसको फॉलो कर रहे हैं कि नहीं। और बीच में ही स्ट्रेटजी मत छोड़ दीजिएगा, क्योंकि शुरुआती दौर में जब आप पहले ही दवाई, पहले ही खुराक खाते हैं तो उसी से आप स्वस्थ नहीं हो जाते, पूरा कोर्स करना पड़ता है। तो मैं शुरू करता हूं आपके लिए। तो देखिए, बीपीएससी प्रीलिम्स कौन सी पुस्तक, नोट्स कैसे पढ़ें ताकि आपकी पीटी जरूर हो जाए, कभी रुके ना। तो इसके लिए मैं शुरुआत करता हूं। सबसे पहले देखिए, हिस्ट्री से, इतिहास एक बहुत ही महत्वपूर्ण बीपीएससी का टॉपिक है जहां पे बहुत बड़े क्वेश्चन आते हैं। तो देखिए, एनसीईआरटी की 11th-12th की किताब नई वाली, एनसीईआरटी की नई किताब जो है 11th और 12th की, वो आपको लेनी है और उसको 3 बार पढ़ना है। मैं कलम का कलर बदल देता हूं ताकि लिखते समय आपको आसानी हो। 3 बार कम से कम आपको पढ़ना है एनसीईआरटी। और एनसीईआरटी की किताबें बहुत सरल होती हैं, बहुत आसानी से बहुत कम समय में पढ़ा जा सकता है। तो मुझे लगता है कि ये 11th-12th की जो किताब है एनसीईआरटी, इसमें वर्ल्ड हिस्ट्री नहीं पढ़नी है, ध्यान रखिएगा। तो 3 बार पढ़ना है। मुझे लगता है कि मुश्किल से 15 दिन में आप आसानी से एक किताब को पढ़ने में 2 दिन लगता है। तो 3 किताबें हैं, मेडिवल की, एंशिएंट की और मॉडर्न की। अगर 3 दिन में भी एक किताब पढ़ते हैं तो आप 9 दिन, 9 या 18 दिन में आप ये तीनों किताब पढ़ जाएंगे। तो 3 बार आपको एनसीईआरटी 11th-12th नई वाली इतिहास की किताब पढ़नी है। जब वो किताब खत्म हो जाएगी तो आपको जो स्पेक्ट्रम है, आपको पता होगा कि मॉडर्न इंडिया की एक स्पेक्ट्रम किताब आती है, बड़ी फेमस सी है, उसको 2 बार पढ़ना है। तो इतिहास की अच्छी तैयारी के लिए आपको एनसीईआरटी 11th-12th की 3 बार नई वाली एनसीईआरटी पढ़नी है, मॉडर्न, मेडिवल और एंशिएंट की, मॉडर्न की, मेडिवल की, और मॉडर्न की, एंशिएंट की। ये 3 किताबें आपको पढ़नी है। उसके बाद 2 बार मॉडर्न इंडिया की स्पेक्ट्रम, मॉडर्न इंडिया की स्पेक्ट्रम आपको पढ़नी है 2 बार। उसके बाद क्या करना है ये भी बताऊंगा। पहले एक बार सारी बुक लिस्ट डिस्कस कर लेता हूं, उसको कब कैसे पढ़ना है और क्या उसके लिए करना है ये भी अलग से आपको बताऊंगा। तो प्लीज आप लोग ये नोट कर लीजिए कि आपको टोटल 5 बार हिस्ट्री पढ़नी है,
3 बार एनसीईआरटी जो कि मुश्किल से कुछ दिनों में ही पढ़ जाएंगे। उसके बाद आपको मॉडर्न इंडिया की स्पेक्ट्रम पढ़नी है। और जब भी आप स्पेक्ट्रम या मॉडर्न इंडिया पढ़ेंगे तो आपको ध्यान रखना है कि इसमें कई बार आपको वो घटनाएं आएंगी जो बिहार से जुड़ी हुई हैं। जैसे गांधी जी जब बिहार आ रहे हैं वो क्वेश्चन, राजेंद्र प्रसाद की जो बिहार में गतिविधियां हैं, जो अब्दुल बारी सिद्दीकी की जो भी सिद्दीकी हैं उनका, अब्दुल बारी सिद्दीकी का जो बिहार में गतिविधि है, जो शुक्ल जी की गतिविधियां हैं, रामधारी सिंह दिनकर की जो राष्ट्रकवि के रूप में गतिविधियां हैं, तो आपको बिहार का इतिहास जब जब आएगा, बिहार में कोई घटना घट रही है, बिहार में कोई नेता आ रहे हैं, वहां से कोई आंदोलन खड़ा हो रहा है, वहां कोई संगठन बन रहा है, तो स्पेशली उसको आप अंडरलाइन करेंगे जो भारत का इतिहास डायरेक्टली या इनडायरेक्टली बिहार के किसी स्थान से, बिहार के किसी व्यक्ति से या बिहार के किसी संगठन से जुड़ा हुआ है। ये ध्यान रखिएगा, क्योंकि बीपीएससी है तो ये बिहार से जुड़ी हुई इतिहास पे सवाल पूछेगा, तो चाहे वो एंशिएंट हो, चाहे मिडिवल हो, चाहे जैसे हुमायूं और शेर शाह की लड़ाई से आप जरूर क्वेश्चन एक्सपेक्ट करें, क्योंकि चौसा में भी हुआ है। शेर शाह बिहार के हैं, शेर शाह सूरी का मकबरा सासाराम में है। तो इस तरह की चीज़ों से जिसका जो भारत की हिस्ट्री आपके इतिहास से कनेक्टेड है, बिहार से, आप उस पर विशेष बल देंगे और उसको नोट डाउन करेंगे। तो उम्मीद है कि इतिहास पे आपकी अप्रोच समझ में आएगी कि इतिहास में आपको क्या करना है। दूसरा आप क्या करेंगे, आइए पॉलिटी को मैंने दूसरे महत्व के पे रखा हुआ है। और पॉलिटी के लिए दो चीजें पढ़ते हैं लोग, या इसमें एक आप और ले सकते हैं, और आप 11th और 12th की एनसीईआरटी। लेकिन क्या होता है कि 11th और 12th की जब आप एनसीईआरटी पढ़ते हैं तो प्रॉब्लम क्या है, तो उसके बावजूद भी आपको थोड़ी लक्ष्मीकांत पढ़नी होती है। तो मेरा सुझाव है कि आप सीधे लक्ष्मीकांत ही पढ़ें, सीधे, ये मेरी सुझाव है। लेकिन कई लोगों को लक्ष्मीकांत थोड़ी मोटी लगती है, लक्ष्मीकांत लगता है भारी लगता है, तो पहले एनसीईआरटी पढ़ना चाहते हैं, तो ये आपकी चॉइस है। अगर आप चाहें तो 11th-12th की पहले एनसीईआरटी पढ़ लें 2 बार, इसको 2 बार पढ़ लें, और 2 बार पढ़ने के बाद अगर आप चाहें तो 2 बार आप लक्ष्मीकांत पढ़ लें। लेकिन मेरा मानना है कि आप लक्ष्मीकांत को ही 3 बार पढ़ लें। थोड़ी मोटी किताब है, लेकिन जरूरी तो है नहीं कि एक ही बार में पढ़ें। मैं बताऊंगा कि कौन सी किताब कैसे पढ़नी है, ये बहुत जरूरी है। तो आप या तो लक्ष्मीकांत को ही 3 बार पढ़ने पे फोकस करें, या 2 बार एनसीईआरटी पढ़ के 2 बार आप लक्ष्मीकांत पढ़ लें। ये भी आपके लिए एक बहुत अच्छा तरीका है। तीसरा जो मेरे महत्व के क्षेत्र में है वो है ज्योग्राफी। आपको पता है कि ज्योग्राफी, और स्पेशली वो ज्योग्राफी जो बिहार से कनेक्टेड है, तो इसमें कोई कोताही मत करिएगा। पूरा 6 से लेकर 12 तक की एनसीईआरटी आप कम से कम 3 बार पढ़िए। देखिए, जब भी आपको लग रहा होगा ना 6 से लेके आपको 12 तक की मैं एनसीईआरटी बता रहा हूँ, तो आपको ये लग रहा होगा यार ये तो बहुत सारी किताबें हैं। आप यकीन मानिए, और आप में से बहुत सारे लोगों के पास होगा, इसमें कई ऐसी किताबें हैं जो एक दिन में आप पूरी पढ़ जाते हैं। एनसीईआरटी की किताबें बिल्कुल हल्की होती हैं, बहुत सारे फोटो बने होते हैं, बहुत सारे जगह होता है, बहुत सारे मैपिंग होती है। मतलब मेरा औसतन मानना है कि 1 से 2 मिनट में आदमी 1 पेज पढ़ जाता है। तो अगर 250 पेज की भी किताब है तो 500 मिनट को घंटे में कन्वर्ट कर लीजिए। तो एनसीईआरटी की किताब, मेरा अपना मानना है कि एक इंसान अगर सही से बैठ के करता है तो 1 दिन, और थोड़ी मोटी है तो 2 दिन। तो एनसीईआरटी की किताब अगर 6 से लेकर 12 तक देखिए, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 7 किताबें हैं। 7 किताबों को पढ़ने में मैक्सिमम टू मैक्सिमम आपको 15 दिन लगेगा एक बार पढ़ने में, 15 डेज, और 3 बार पढ़ने में आपको 45 डेज। 45 डेज में आपकी ज्योग्राफी ऐसे चट्टान की तरह हो जाएगी, सारे चट्टान के क्वेश्चन भी आप सही कर देंगे। तो ये ध्यान रखिएगा, एनसीईआरटी आपको 3 बार पढ़नी है। और स्पेशली इसमें फोकस कहाँ करना है, बिहार की ज्योग्राफी पे, बिहार की ज्योग्राफी। तो बिहार की भूगोल पे आपको, चाहे बिहार के भूगोल पे आपको फोकस करना है, जिसमें बिहार के माइंस हैं, मिनरल्स हैं, जलवायु है, कृषि है, उद्योग धंधे हैं, कुटीर उद्योग जैसे चीनी वगैरह है, कपास वगैरह है।
तो आपको बिहार की ज्योग्राफी पे स्पेशली फोकस करना है, चाहे बिहार की क्लाइमेट है, चाहे इकोनॉमी है, चाहे जो जनसंख्या है, चाहे साक्षरता है, जिसको आप ह्यूमन ज्योग्राफी कहते हैं। तो बिहार के ज्योग्राफी पर फोकस करते हुए आपको 6 से लेकर 12 तक की ज्योग्राफी पढ़नी है। आप इसको नोट डाउन कर लें और कम से कम 3 बार पढ़ना है। देखिए 3 बार नहीं पढ़ेंगे ना तो आपकी पकड़ नहीं बनेगी। एक बार पढ़ेंगे आपको हवा ही नहीं लगेगा, इधर की बात उधर चली जाएगी। दूसरी बात में थोड़ी थोड़ी समझ में आने लगती है और तीसरी बार में हमारी एक अच्छी समझ बन जाती है। इसलिए मैं 3 बार कहता हूँ। किताबें नहीं बदलनी है। अभी आपको इस पर चर्चा करूंगा कि इन सबको कब कैसे कैसे पढ़ें, उस पर अलग से चर्चा करूंगा। चौथा है इकोनॉमी। देखिए बिहार इकोनॉमी से ज़्यादा क्वेश्चन नहीं पूछता है, ये आपके लिए बहुत अच्छी बात है, क्योंकि कई लोगों की ना जो इकोनॉमी अच्छी नहीं होती है। लेकिन अच्छी बात है कि जो भी पीसीएस होते हैं, चाहे वो यूपी हो, चाहे बिहार हो या झारखंड हो, आपको कोर इकोनॉमी से ज़्यादा सवाल नहीं पूछते। तो एक बहुत ही पतली किताब आती है, इतनी पतली किताब आईसी ढींगरा की। आप देख लीजिए आईसी ढींगरा की हिंदी में किताब आती है, इंग्लिश में भी आती है, 12th क्लास की, इंडियन इकोनॉमी, भारतीय अर्थव्यवस्था, ये पढ़ लीजिएगा। और जब आप पीटी दे रहे हैं तो आप जिस भी कोचिंग में पढ़ते हैं या नहीं भी पढ़ते हैं तो उसके वेबसाइट्स पे या किताब की दुकानों पे किसी अच्छे कोचिंग इंस्टीट्यूट का देखिएगा फुल स्टेट दिखता है, जिसमें बिहार का बजट और बिहार का इकोनॉमिक सर्वे होता है। ये आप तब पढ़ेंगे जब आप एग्जाम दे रहे हैं, लेकिन उससे पहले आप आईसी ढींगरा की बेहद पतली सी किताब है, मुश्किल से 2 दिन लगेगा। आप इसको कम से कम 2 बार पढ़िए, 2 बार में आपका काम हो जाएगा। 2 बार आप आईसी ढींगरा की बहुत पतली सी किताब है इंडियन इकोनॉमी पढ़ जाइए। और जिस समय आप प्रीलिम्स दे रहे होंगे, जिस भी साल में, चाहे आप 70वीं देंगे, क्योंकि अभी 69 के लिए तो ये स्ट्रैटेजी फॉलो करना मुश्किल होगा। मैंने पिछले वीडियो में 69 के लिए बता दिया था। सामान्यतः इस स्ट्रैटेजी को आप 70वीं बीपीएससी या उसके आगे के लिए जो बिगिनर्स हैं वो इसको लॉन्ग टर्म देख के पालन करें। 2 बार आप आईसी ढींगरा पढ़ लीजिए 12th क्लास की, भारतीय अर्थव्यवस्था। और जब आप प्रीलिम्स देने वाले हैं उस समय का बिहार का बजट और बिहार का इकोनॉमिक सर्वे पढ़ लें। इकोनॉमी से बहुत ज़्यादा बीपीएससी क्वेश्चन नहीं पूछता, इसलिए आपको यहाँ बहुत ज़्यादा फोकस करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इसको नोट डाउन कर लीजिए, आईसी ढींगरा। अगला जो हमारा महत्वपूर्ण चैप्टर है वो साइंस है। और साइंस में स्पेशली जो बिहार क्वेश्चन पूछता है वो ह्यूमन बायोलॉजी से ज़्यादा क्वेश्चन पूछता है, ठीक है ना, ह्यूमन बायोलॉजी से। तो ह्यूमन बायोलॉजी पढ़ने के लिए या तो आप लूसेंट से पढ़ लें, लूसेंट से, या मुझे जो सबसे अच्छा लगता है, एक आपने देखा होगा इतनी मोटी मोटी किताबें आती हैं टीएमएच की या यूनिक की या डिफरेंट पब्लिकेशन की, प्रीलिम्स की, इतनी मोटी मोटी किताबें आती हैं। कहीं भी आपको किताब की दुकानों पे सेकंड हैंड किताब मिल जाएगा, उसकी पीछे की जो ह्यूमन बायोलॉजी है, ये वाला टॉपिक स्पेशली ह्यूमन बायोलॉजी मुश्किल से 50 पेज होगा। मैं आपको बता दे रहा हूँ, इससे ज़्यादा नहीं होगा। 50 पेज ह्यूमन बायोलॉजी होगा, जिसमें बीमारी, कुपोषण, बचाव, इलाज, जिसमें न्यूट्रिशन होता है, कौन सी अनाज में क्या पाया जाता है, ह्यूमन बायोलॉजी बोलते हैं इसको। मुश्किल से 50 पेज का ये किताबें होती हैं ह्यूमन बायोलॉजी की। चाहे आप टीएमएस का फुल स्टेट करा लें या लूसेंट में जो ह्यूमन बायोलॉजी का चैप्टर है उसमें 50 पेज आप 3 बार पढ़ लें, जिसमें बीमारी, कुपोषण, बचाव, इलाज, कौन से अनाज में किस बीमारी के लिए कौन सी डिफिशियंसी, ये सारी चीज़ें ह्यूमन बायोलॉजी का आप यहाँ से पढ़ने कम से कम 3 बार। स्पेशली अगर आपकी साइंस बायोलॉजी बैकग्राउंड नहीं है तो आपको 3 बार तो पढ़ना ही पड़ेगा। ये साइंस का स्ट्रैटेजी है। और एक टॉपिक है आपका करंट अफेयर्स। करंट अफेयर्स बेहद महत्वपूर्ण है और आजकल के फिल्म्स में तो ना सिर्फ करंट पूछ रहे हैं बल्कि एक इसको बोलते हैं कंटेम्प्ररी, जो अभी आजकल हो रहा है। कंटेम्प्ररी मतलब समकालीन, तो करंट का मतलब जो अभी चल रहा है। तो करंट के साथ साथ कंटेम्प्ररी आप अफेयर्स की भी स्टडी करें और उसमें स्पेशली बिहार में जो चीज़ें चलती हैं, तो इसके लिए आपको कोई किताब पढ़ने की जरूरत नहीं है। जनरली लोग इम्तियाज़ अहमद की किताब पढ़ते हैं, पर मेरा मानना है कि किसी भी विश्वसनीय कोचिंग इंस्टीट्यूट्स का जो नोट्स होता है वो इम्तियाज़ अहमद को ही बेस रखते हैं। इसके अलावा एनबीटी और कई किताबों को, 4-5 किताबों को मिलके
हर एक विश्वसनीय जो एक स्तरीय कोचिंग इंस्टीट्यूट है वो उसका एक नोट्स बनाते हैं। तो आप इम्तियाज़ अहमद या किसी भी विश्वसनीय कोचिंग इंस्टीट्यूट के नोट्स ले लीजिए बिहार स्पेशल का, और साथ ही किसी भी विश्वसनीय कोचिंग इंस्टीट्यूट का जो वेबसाइट्स या जो वो मैगजीन निकालते हैं आप उस पर विश्वास कर सकते हैं। लेकिन सोर्स अलग अलग कोचिंग की अलग अलग नोट्स मत जुटाइएगा। देखिए लगभग वही 4-5 किताबें होती हैं बिहार स्पेशल की, जिसको मिलके कोचिंग इंस्टीट्यूट्स के जो एक्सपर्ट्स होते हैं उसके नोट्स बनाते हैं। तो मेरे समझ से किसी भी एक विश्वसनीय कोचिंग इंस्टीट्यूट से आप करंट अफेयर्स के नोट्स उठा लें, लेकिन करंट अफेयर के को पढ़ने में देखिएगा कि बहुत सारे तरह के विवाद हैं मार्केट में, उस पर मत फंसिएगा। मैंने देखा है क्या कि क्योंकि हर कोचिंग इंस्टीट्यूट क्या होता है कि हर वीक अपने करंट अफेयर्स की क्लास लाता है, आपको नहीं करना है। आपको क्या करना है कि जब भी एग्जाम देना है, मान लीजिए कि आपको 2024 मई में एग्जाम देना है, तो बाकी चीजें आप करके रखें और केवल आप अप्रैल में करंट अफेयर्स पढ़िए, केवल अप्रैल में। लेकिन अप्रैल में कम से कम 3 से 4 बार पढ़िए, उस समय ताज़ा रहता है। अब मान लीजिए कि आपको 2024 में प्रीलिम्स देना है, मई में आपका एग्जाम है, आज आप जून में पढ़ रहे हैं, तो कहाँ याद रहेगा। तो करंट अफेयर्स में क्या होता है कि एक तो एनुअल पूरे साल का कॉम्पाइलेशन आएगा, हर कोचिंग इंस्टीट्यूट्स निकालते हैं अपने वेबसाइट्स पे पूरे साल का घटनाक्रम का, और उसको एक जगह कॉम्पाइल कर लीजिए, सारी ट्रेडिशनल काम करके रखिए, या जब एग्जाम आता है 15-20 दिन रह जाता है, केवल करंट अफेयर्स पढ़िए, क्योंकि उस समय ताज़ा रहता है, ऑप्शन देखते ही आप मार देंगे। तो मैं करंट अफेयर्स हर महीने या हर वीक पढ़ने के पक्ष में नहीं हूँ, लेकिन आप अपनी स्ट्रैटेजी बदल सकते हैं। जरूरी नहीं कि जो मैं कह रहा हूँ वही सही है, लेकिन आप चाहें तो मेरा स्ट्रैटेजी फॉलो कर सकते हैं कि ट्रेडिशनल पार्ट आप पहले से करके रखें, और अगर केवल एग्जाम के समय में थोड़े दिन पहले 3-4 बार उन मैगजीन्स को आप पढ़ लें, लगातार पढ़ते रहें, ऑप्शन देखते ही आपसे बन जाता है। तो मैं करंट अफेयर्स हर वीक या हर मंथ पढ़ने के फेवर में नहीं। मेरा मानना है कि इसको एग्जाम के समय ही पढ़ा जाना चाहिए, लेकिन उसी समय 3-4 बार पढ़ना चाहिए, ये मेरा मानना है। और नेक्स्ट जो है ये थोड़ा सा बड़ा मुश्किल की बात है, मैथ्स। मेरा मानना है कि या तो आपको मैथ आती है या नहीं आती है। जिसको थोड़ी बहुत आती है, जिसको लगता है कि वो मैथ से कुछ क्वेश्चन बना सकते हैं, वो RS अग्रवाल बना सकते हैं। और जिनको नहीं आती है ना मैथ्स, तो बड़ा मुश्किल है मैथ सीखना, मतलब मुझे ऐसा लगता है। तो मैं मैथ पे आपको आज़ादी देता हूँ कि अगर आपको लगता है कि थोड़ा बहुत यहाँ से आप कर सकते हैं, तो आप मैथ से करिए, और करने के लिए आप RS अग्रवाल को यूज़ कर सकते हैं। और अगर आपको लगता है कि आपसे मैथ्स बिल्कुल, जैसे मेरा मैथ इतना खराब है कि मैं मैथ्स के क्वेश्चन अटेंड नहीं करता था, तो आप मैथ्स को चाहें तो छोड़ें, लेकिन अगर थोड़े बहुत भी क्वेश्चन आप बना सकते हैं मैथ्स से, तो थोड़ा सा टाइम, वो जो दूरी है, 4 टाइप के जो क्वेश्चन होते हैं, देखिए एकदम अगर आपका मैथ्स बैकग्राउंड नहीं है तो आपसे ट्रिगोनोमेट्री या जियोमेट्री जैसे क्वेश्चन नहीं बनेंगे। लेकिन जो इस तरह के क्वेश्चन हैं, टाइम एंड डिस्टेंस या इस तरह के जो क्वेश्चन से थोड़े बहुत बन सकते हैं, अगर बन सकते हैं तो आप RS अग्रवाल से प्रैक्टिस कर लीजिए, या कोई 9th-10th की कोई ऐसी यूट्यूब पे या कोई कोचिंग हो जो आपको 9th-10th की मैथ्स की थोड़ी बेसिक चीज़ें बता दें, तो आप वहाँ से इनकी क्लासेस कर सकते हैं। तो मेरे समझ से, जैसा कि मैं एक बार फिर से शुरू से बताऊँ, अगर आप बुक की लिस्ट को देख लीजिए ध्यान से, देखिए बहुत मेहनत से मैंने इसको बनाया है, बहुत मेहनत से इसको समझा है, ताकि आप लोग को, हम लोग इतना मेहनत ना करना पड़े, क्योंकि हम लोग मार्गदर्शन के अभाव में बड़ी परेशानियां झेलते थे। कभी ये पढ़ रहे हैं, कभी वो पढ़ रहे हैं, कभी ऐसे कर रहे हैं। एटलीस्ट मैं चाह रहा हूँ कि आप इन सब चीज़ों को नोट करके दीवार पर चिपका दें और इसको फॉलो अप करें। तो देखिए हिस्ट्री में एक बार फिर से देख लीजिए, हिस्ट्री में आपको क्या पढ़ना है, ध्यान से देखिए, कितनी बार पढ़ना है ये भी ध्यान रखिएगा। दूसरी बात, आपको पॉलिटी में बता दिया आपको, या तो लक्ष्मीकांत की 3 बार पढ़ लीजिए, या फिर आपको NCERT 2 बार लक्ष्मीकांत पढ़ लीजिए। इसके अलावा ज्योग्राफी, स्पेशली बिहार को फोकस करके 6 से लेके 12वीं तक की NCERT पढ़ लीजिए, और कोशिश करिए एक टाइम फ्रेम अपने लिए लक्ष्य जरूर बनाइएगा कि इस किताब की इतनी मोटाई है तो मैं इतने दिन में खत्म करूंगा। अभी और भी बहुत सारी बातें बताऊंगा, क्योंकि केवल किताबों का लिस्ट होना काफी नहीं, इनको पढ़ना कैसे है। इसके अलावा इकोनॉमी में पता है बहुत सी पतली किताब है, ऐसी नहीं, आपको किताब की साइज देख के मजा लेंगे यार, ये तो मैं 2 दिन में खत्म कर दूंगा।
ऐसे ढींगरा पढ़िए, और जब एग्जाम आ जाएगा तब बिहार का बजट और बिहार का इकोनॉमिक सर्वे पढ़ लीजिएगा। इसके अलावा आपको साइंस में लूसेंट या TMHT ह्यूमन बायोलॉजी पढ़ लीजिए, 40-50 पेज होगा, आराम से 2-3 बार एक दिन में पढ़ जाएंगे। इसको पढ़ लीजिए 50 पेज के आसपास, 3 बार पढ़ना है। देखिए टैबलेट्स हैं, ये पूरे आपके बीमारी का इलाज है कि इतने दिन इतनी बार टैबलेट खा लीजिए, आप ठीक हो जाएंगे। और चौथा है करंट अफेयर्स, जैसा कि हमने बताया कि किसी भी कोचिंग इंस्टीट्यूट का एक स्तरीय कोचिंग इंस्टीट्यूट का, यानी कि कोई भी गली मोहल्ले में हो जिसकी थोड़ी विश्वसनीयता हो, उसके नोट्स को आप फॉलो कर लीजिएगा, उनके वेबसाइट्स को फॉलो कर लीजिए, और करंट अफेयर्स कोशिश कीजिएगा कि एग्जाम के टाइम में पढ़ें, ये ध्यान रखिएगा। और मैथ्स पे मेरी कोई राय नहीं है, मैथ्स या तो आपको आती है या नहीं आती है। बिल्कुल नहीं आती है तो मैं कहूँगा कि आप समय व्यर्थ ना करें, और अगर आती है तो आप थोड़ी बहुत टाइम डिस्टेंस वाले जो सवाल होते हैं आप ये RS अग्रवाल से कर सकते हैं। अब सवाल ये उठता है कि हमने ये तो बता दिया कि कौन सी चीज़ कितनी बार पढ़नी है, लेकिन ज़्यादा महत्वपूर्ण है ये बताना कि इन सब चीज़ों को पढ़ना कैसे है, तो वो ध्यान रखिएगा। पहली बात, जैसा कि आप सब जो मुझसे पहले से जुड़े हैं उनको पता है कि मैं मानता हूं कि जो लोग 50 पेज पर डे नहीं पढ़ सकते, 50 पेज, सॉरी, मेरा मानना है कि जो लोग 50 पेज पर डे नहीं पढ़ सकते, 50 पेज पर डे ये नहीं पढ़ सकते, उनको तो तैयारी करनी ही नहीं चाहिए। वो तैयारी नहीं कर रहे, वो टाइम पास कर रहे हैं, उन्होंने घर से पैसे ले रखे हैं, उनको कि चलो यार बाद में तो कुछ धंधा पानी करना ही है, अभी चलो मौज ही कर लेते हैं। जो इस फील्ड में जो लोग 50 पेज नहीं पढ़ सकते हैं उनको तो टिकना ही नहीं चाहिए। ये गलती मत करिएगा, क्योंकि आप दिन भर मोबाइल देखेंगे, दिन भर वीडियो देखने से थोड़ी सिलेक्शन होगा। अल्टीमेटली मेरा तो थियरी है कि 50 पेज पढ़िए और तब जाके किसी बड़े कॉम्पिटिटिव एग्जाम के बारे में सोचिए, नहीं तो कोई छोटा मोटा काम धाम करिए, ठीक है ना। तो अब 50 पेज पढ़ना है तो पढ़ना कैसे? अभी जैसे मैंने आपको सारे विषय बताए, आपको अपनी पढ़ाई ऐसे करनी है। देखिए, एक ऐसे क्रॉस बना लीजिए और यहाँ पे लिख दीजिए हिस्ट्री, और यहाँ पे लिख दीजिए ज्योग्राफी, यहाँ पे लिख दीजिए पॉलिटी, और यहाँ पे लिख दीजिए इकोनॉमी। ये बदलता रहेगा। इकोनॉमी जो है, यहाँ पर इकोनॉमी लिख दीजिए, करंट अफेयर्स अगर आप पढ़ रहे हैं तो करंट अफेयर्स लिख दीजिए, और यहाँ ह्यूमन बायोलॉजी लिख दीजिए। ये 3 चीज ऐसे एक ऐसे चार्ट बना लीजिए आप लोग, पॉलिटी, इकोनॉमी में 3 विषय हैं, हिस्ट्री और ज्योग्राफी। अब देखिए क्या है, आपको ये ध्यान रखिएगा कि एक दिन में आपको 2 विषय पढ़ना है, एक दिन में 2 विषय। पहला, जैसे इधर आपने मॉडर्न इंडिया उठाया है, तो मॉडर्न इंडिया सिर्फ आपको 25 पेज पढ़नी है, 25 पेज पर डे। जैसे दिन में अगर आपने मॉडर्न इंडिया पढ़नी है तो अब इधर क्या करना है, 25 पेज का मतलब तो 25 पेज नहीं होते। जैसे मान लीजिए कि 24 पेज पे ही कोई चैप्टर खत्म हो जाएगा, या 26 पेज भी जा सकता है, तो उस चैप्टर को खत्म करना है आपने। उस चैप्टर को जैसे ही खत्म हुआ, फिर आपको ज्योग्राफी का इंडियन ज्योग्राफी उठा देना है, इंडियन ज्योग्राफी, और 25 पेज वैसे ही, जैसा कि एक पेज कम ज्यादा, 25 पेज पर डे आपको ज्योग्राफी पढ़नी है। फिर सुबह इसको 25 पेज जहां से छोड़ा है वहां से पढ़ना है, फिर शाम को इसको पढ़ना है। एक दिन में 2 विषय पढ़ना है। तो जब इधर से मॉडर्न इंडिया खत्म होगा तो इधर से आपकी इंडियन ज्योग्राफी खत्म होगी, इधर से जब मेडिवल इंडिया खत्म होगा तो उधर से आपकी फिजिकल ज्योग्राफी खत्म होगी, इधर से आपका जब एंशिएंट इंडिया खत्म होगा तो उधर से आपकी वर्ल्ड ज्योग्राफी खत्म होगी, या उसमें जो बिहार स्पेशल होगा। तो याद रखिएगा कि 2 किताबें आपको एक साथ खत्म करनी है। जब दोनों किताबें एक बार, तीनों हिस्ट्री और तीनों ज्योग्राफी खत्म हो जाएंगी, तो अब फिर आपको उठानी है पॉलिटी, लक्ष्मीकांत की किताब थोड़ी सी मोटी है, उसमें शब्द ये है, तो आप इसको 20 पेज पढ़िए। 20 पेज पर डे पढ़ेंगे तो आपको काफी समय लगेगा, 20 पेज पर। और इधर से इकोनॉमी का 25 पेज पढ़ना है, 50 पेज रोज पढ़ना है, फिर इसको 20 पेज, इसको 50, इसको 25 पेज। अब ये किताब तो आपको
10 दिन में खत्म हो जाएगी, ये चलता रहेगा। तो जैसे ही आप इसका 200-250 पेज पढ़ेंगे, आपका इधर आईसी डिग्री खत्म हो जाएगा। तो इधर जब आप 300वां पेज में जाएंगे तो आप इसके साथ ह्यूमन बायोलॉजी ले लीजिए, इसके साथ मैथ उठा लीजिए। ये वाले पार्ट में, ये पॉलिटी में लंबा समय लगेगा, इसमें लंबा समय लगेगा आपको। इसको आप 20-20, 25-25 पेज रोज पढ़ते रहे, 2-2 चैप्टर पढ़ते रहे, 2-2 चैप्टर के लिए पढ़ते रहे। और इधर चूंकि ये लंबा चलेगा, इसलिए आपका इकोनॉमी आ जाएगा, इकोनॉमी के बाद ह्यूमन बायोलॉजी आ जाएगा, ह्यूमन बायोलॉजी के बाद आपका मैथ्स आ जाएगा, मैथ्स के बाद कुछ ऐसे जो करंट वगैरह चीजें जो आप पढ़ना चाहते हैं तो वो आ जाएगा। ये ध्यान रखना है कि एक ही किताब लेकर दिन भर नहीं बैठे रहना है, ये ध्यान रखिएगा, ये बहुत जरूरी है। अब क्या जरूरी है ये समझिए। जब आपका मॉडर्न इंडिया खत्म हो जाएगा एक बार, अब जो मैं प्रैक्टिस की बता रहा हूँ, नहीं तो उसके बिना होगा ही नहीं। तमाम दवाइयां खा लीजिए, आपका नहीं सिलेक्शन होगा जब तक आप प्रैक्टिस के पैटर्न को नहीं समझेंगे। तो आपको क्या करना है, सेम चीज, जैसे आज आपका मॉडर्न इंडिया खत्म हुआ है, मान लीजिए कि 3-4 दिन में मान लीजिए 250 पेज है, मान लीजिए अगर 250 पेज है ये बुक, या 250 पेज है और आप 25 पेज रोज पढ़ रहे हैं, तो आपका कितने दिन में खत्म हो जाएगा? आप देखिए आपका 10 दिन में खत्म हो जाएगा, ये 10 दिन में खत्म हो जाएगा। तो 10 दिन में जब खत्म हो जाएगा तो ध्यान रखिएगा, 11वें दिन आपको हिस्ट्री दूसरी किताब में पढ़े, 11वें दिन 11 डे में पूरे दिन आपको कम से कम 200-300 मॉडर्न इंडिया के प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन बनाने हैं। प्लीज इसको जरूर नोट करिए आप लोग अच्छे से। जो किताब खत्म होगी उस किताब का अगले एक दिन जो आप 25 पेज जो भी 2-3 घंटा उस किताब को पढ़ते थे, उतने दिन केवल 5 इयर्स के क्वेश्चन बनाएंगे आपको उस विषय का। और उस विषय के जो क्वेश्चन पेपर हैं बहुत आपको आसानी से मार्केट में मिलते हैं। घटना चक्र की आती है चैप्टर वाइज, अरिहंत की आती है, आपको कोचिंग इंस्टीट्यूट प्रोवाइड करते हैं। तो चैप्टर वाइज तो पूरे मॉडर्न इंडिया के क्वेश्चन 11वें दिन बनाएंगे। इधर ज्योग्राफी मान लीजिए इंडियन ज्योग्राफी खत्म हुआ है, तो पूरे दिन आप आधे दिन मॉडर्न इंडिया बनाएंगे, आधे दिन आपको इसको इंडियन ज्योग्राफी बनाएंगे। और आप नोट कर लेंगे जी कि जब मैंने फर्स्ट रीड किया था जब मैंने, तो मान लीजिए आपने 100 क्वेश्चन बनाए, तो मैं उम्मीद करता हूं कि 100 क्वेश्चन में आपका 20 से 25 सही होगा, इससे ज्यादा नहीं सही होगा पहली बार। फिर जब आप रोटेशन करते हुए जब यहाँ दूसरी बार आएंगे, जैसा कि अभी हमने यहाँ बताया, देखिए जब यहाँ आएंगे तो जब ये सारी किताबें खत्म होंगी तो दोबारा ही मॉडर्न इंडिया आएगा। फिर जब मॉडर्न इंडिया खत्म होगा तो आप दोबारा उसके क्वेश्चन बनाएंगे, तो आप नोट करेंगे कि पिछली बार मेरा 20 या 25 सही हुआ था, इस बार कितना सही हुआ, तो पहले से बढ़ जाना चाहिए। और तीसरी बार पढ़ेंगे फिर आपको क्वेश्चन बनाने हैं। तो जितनी बार, ये नोट कीजिए प्लीज, नोट कि जितनी बार आप किताब पढ़ेंगे उतनी बार 5 इयर्स से क्वेश्चन बनाएंगे चैप्टर वाइज स्पेसिफिक, चाहे ह्यूमन बायोलॉजी हो, चाहे इकोनॉमी हो, चाहे पॉलिटी हो, चाहे हिस्ट्री हो, चाहे ज्योग्राफी हो, आप बनाएंगे। और हर बार ये देखेंगे कि एक रीड में आपसे कितना बना था, दूसरी रीड में कितना बना, तीसरी रीड में कितना बना। लगभग तीसरी रीड आते आते आपकी एक्यूरेसी अच्छी आ जाएगी। लेकिन क्या होगा, जब आप सबकी 3-3 रीड कर लेंगे तो आपको ऐसा लगेगा कि इस विषय में तो मेरी काफ़ी अच्छी एक्यूरेसी आ रही है, लेकिन इस विषय में अभी रह गई है। तो उस विषय की एक रीड और मारिए या 2 रीड और मारिए, डिपेंड करता है कि आपका रिपोर्ट कार्ड कैसा है। तो उम्मीद करता हूं कि आप ये जो प्रैक्टिस वाली बात है वो कभी नज़रअंदाज ना करें। पहली रीड के बाद आप जब प्रैक्टिस करेंगे आपको बहुत ही बुरा परफॉर्मेंस होगा, आप लिख लीजिए, आप हतोत्साहित मत होइए, क्योंकि पहली रीड है, मोस्ट ऑफ द कंसेप्ट समझ में नहीं आ रहता है, ज़्यादा मेमोरी में नहीं रहती है चीज़ें, मेमोरी जो बॉक्स है उसमें इतनी ज़्यादा चीज़ें रिलेटेड नहीं होती हैं। तो पहली बार प्रैक्टिस से ये पता चल जाएगा कि अच्छा मुझे इस तरह के क्वेश्चन में दिक्कत आ रहा है। दूसरी बार आप बनाएंगे आपकी एक्यूरेसी हाई जाएगी, तीसरी बार बनाएंगे और हाई जाएगी। जब 3 बार पढ़ के 3 बार आप प्रैक्टिस कर लेंगे तो फिर उसके बाद प्रैक्टिस का खेल शुरू हो जाता है। जब 3-3 बार सब चीज पढ़ लेंगे आप, जब 3 बार हर चीज पढ़ लेंगे ना, हर पुस्तक पढ़ लेंगे, तो अब एक नया गेम शुरू होगा। उसके बाद आप अब किताबों को रिपीट नहीं करेंगे। उसके बाद आपको क्या करना है, अब हम केवल क्वेश्चन बनाएंगे। ध्यान से सुनिए,
ये बात यहाँ स्पेशल नोट कीजिए, केवल क्वेश्चन बनाएंगे। और क्वेश्चन बना के हम क्या करेंगे, मान लीजिए कि हमने हिस्ट्री की तीसरी बार पढ़ने के बाद मान लीजिए कि हमने 50 क्वेश्चन बनाया, यूजुअली आपकी 35 प्लस सही हो जाएगी, ऐसा मेरा अनुमान है कि अगर आप पढ़ने में ठीक है, एवरेज भी है, मेरी तरह औसत विद्यार्थी हैं, तो आपको 50 में 35 बनने लगेगा। अब क्वेश्चन है कि जो 15 नहीं बना, अब हम उसकी पढ़ाई करेंगे। जैसे मान लीजिए सपोज करिए कि आप मॉडर्न क्या पढ़ रहे हैं, आपका नेशनल मूवमेंट से क्वेश्चन बन जा रहा है, लेकिन ये वाइसराय और जो गवर्नर जनरल्स आ रहे हैं वहां से ज्यादा गलत हो रहा है, तो हम स्पेसिफिक होके वाइसराय और गवर्नर जनरल से क्वेश्चन करेंगे, गवर्नर जनरल से क्वेश्चन करेंगे। इसी तरह मान लीजिए कि हम ज्योग्राफी पढ़ रहे हैं या इकोनॉमी पढ़ रहे हैं, इकोनॉमी में हमारा कृषि या उद्योग या माइंस एंड मिनरल्स तो सही हो जा रहा है, मेरा मेनली बैंकिंग या जो आरबीआई या इंस्टीट्यूशन है वहाँ गलत हो रहा है। तो अब हम तीसरी बार पढ़ने के बाद अब पढ़ेंगे क्वेश्चन बना के, कि जहाँ से मेरे क्वेश्चन नहीं बन रहे हैं वहाँ से उन्हीं पुस्तकों से, किताब कभी मत बदलिएगा, यह ध्यान रखिएगा, कभी किताब नहीं बदलेगा, अब उन्हीं पुस्तकों से हम प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, ताकि हम आसानी से, अब क्वेश्चन को ध्यान में रख के हम किताब पढ़ेंगे, पहले किताब पढ़ के हम क्वेश्चन बनाएंगे, 3 बार पढ़ने के बाद हम क्वेश्चन के अनुसार किताब पढ़ेंगे। आप इस रणनीति को फॉलो करिए, मैं गारंटी दे रहा हूँ आपसे कि आपका प्रीलिम्स नहीं रुकेगा। इसके अलावा मुझे उम्मीद है कि आप लोग इस सब को नोट कर रहे होंगे। इसके अलावा और भी किसी विषय पे आप चाहते हैं कि मैं वीडियो बनाऊं, या आप जानना चाहते हैं, क्योंकि आप हम तक हमेशा नहीं पहुंच सकते, बहुत सारे लोग मेरी कोचिंग से नहीं जुड़े होंगे, मेरे पेड हमारे सेवाओं को नहीं ले पाते होंगे, तो आपको अपनी तैयारी के क्रम में किसी भी विषय पे आपको चाहिए कि आप मेरी राय जानना चाहते हैं, तो आप मुझे इसी वीडियो में बता दीजिएगा। और आपको ये कैसा लगा, जो मेरी पूरी स्ट्रैटेजी है, मुझे फीडबैक दीजिए, ताकि मैं और बेहतर करके, मैं चाहता हूँ कि लोग अब तैयारी के क्रम में पैसा उनको बाधा ना बने, और थोड़ी बहुत टेक्नोलॉजी भी मुझे समझ में आने लगी है, तो मैं कोशिश कर रहा हूँ और बेहतर करूँगा, ताकि आप जो अपनी ज़िंदगी के एक खूबसूरत महल बनाने जा रहे हैं, उसमें 1-2 ईंट मैं भी लगा सकूं, ताकि कभी हम ज़िंदगी में मिलें तो आप ज़रूर कहें कि सर आपकी भी ये बात मुझे मेरी सफलता में बीच में आई थी, और शुक्रिया। और याद रखिएगा, सौभाग्य न सब दिन सोता है, देखें आगे क्या होता है। आपको ढेर सारी शुभकामनाएं। गुड बाय एंड गुड लक।